नमस्कार, मैं अनीशा दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास शो में। मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी है इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रदीप शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, आईवी हॉस्पिटल मोहाली। डॉक्टर प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट इन आईवीवाई मोहाली। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, मिर्गी क्या होती है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मिर्गी की परिभाषा क्या है। मिर्गी, हम सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मिर्गी के अंदर ब्रेन के किसी भी हिस्से से एक एबनॉर्मल तरंग उत्पन्न होती है जिससे पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, जिससे पेशेंट को मूर्छा आती है और जो आप नॉर्मल जो सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट के वो आपको दिखाई देते हैं। मिर्गी के कारण क्या होते हैं ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब मिर्गी के बहुत सारे कारण देखे गए हैं आम जिंदगी के अंदर। सबसे पहले जब हमारा बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर बच्चे को डिलीवरी के वक्त, पार्चुरेशन के वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए, तो उसको एपिलेप्सी, सीजर्स पड़ने स्टार्ट हो सकते हैं। अगर जब वो पैदा होता है तो जॉन्डिस बड़ा कॉमन कारण रहता है। जब जॉन्डिस दिमाग के अंदर एक नस को कमज़ोर करता है, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी जनरेट होने लगती है। दूसरे जो कारण होते हैं वो अनुवांशिक कारण होते हैं। पेशेंट को जेनेटिक्स के अंदर वह एपिलेप्सी रहती है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रहती है, मदर फादर को किसी को एपिलेप्सी रहती है, ब्रदर में आती है, बहनों में मिलती है और फिर वो उस पेशेंट्स में भी दिखाई देती है। जेनेटिक एपिलेप्सीज का नाम देते हैं। बाकी दूसरे कारण जो रहते हैं इसके अंदर रहता है, अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, तो ब्रेन के अंदर विकार होता है जिसकी वजह से वहाँ पे एबनॉर्मल लीजन डेवलप हो जाता है। वहाँ पे चोट लगने की वजह से वहाँ की नस कमज़ोर हो जाती है और फिर वो वक्त के साथ में अलग अलग तरीके के सीजर उत्पन्न करती है। बाकी ओल्ड एज के अंदर हम लोग बहुत सारी मेडिकेशंस देखते हैं, लेते हैं पेशेंट, उसकी वजह से कई बार सोडियम का घटना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी पेशेंट्स को सीजर आने की संभावना रहती है। मिर्गी से कैसे उबरा जा सकता है ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। मिर्गी को सबसे पहले आपको ये पहचानना है आजकल आम लोगों को कि ये मिर्गी चल रही है। वरना पेशेंट यूजुअली हम लोग देखते हैं ओपीडीज के अंदर कई साल पेशेंट मिर्गी वाले अनडायग्नोज्ड ही घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। उनको लगता है कि ये दूसरी बीमारी है, दूसरा प्रकोप है। तो वो सबसे पहले आपको डायग्नोज करना है। पहले आपको समझना है कि पेशेंट को ये मिर्गी की तकलीफ है और उनको मिर्गी वाले डॉक्टर साहब को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और उससे ट्रीटमेंट लेना है। इसके कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो आपको पहचानने हैं। पेशेंट को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, जैसे अचानक से मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, अचानक से हाथ पैर कड़क हो जाना, हाथ पैरों में झटके आना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। कई बार क्लासेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि बच्चे अचानक से ब्लैक बोर्ड देखते देखते ब्लैंक हो जाते हैं, तो वो भी एक सिम्टम मिर्गी का हो सकता है। कई बार पेशेंट बीच में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, वो एक मिर्गी का सिम्टम हो सकता है। कई बार अचानक से पेशेंट हमारे पास में आते हैं, डॉक्टर साहब हमें इस पल का कुछ भी याद नहीं है, तो वो भी एक मिर्गी का सिम्टम है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि है ना, पेशेंट को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, पेशेंट को ये मिर्गी डायग्नोज करवानी है, फिर अप्रोप्रिएट न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, अप्रोप्रिएट डॉक्टर से मिलना है, उसका डायग्नोसिस बनवाना है और फिर उसका रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है। इस तरीके से आप मिर्गी से उभर पाएंगे। डॉक्टर, एपिलेप्सी से जुड़ी हुई लोगों के बीच क्या कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसके बारे में जानकारी दें। ये बड़ा पेशेंट, अभी हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसके अंदर किसी भी बीमारी, नॉट मिर्गी, किसी भी बीमारी के प्रति कुछ एक पुरानी धारणाएं होती हैं, कुछ पुराने गलतफहमियां होती हैं जो सालों साल चली आ रही होती हैं। पुराने जो हमारे समाज है उसमें पहले इतनी एजुकेशन थी नहीं, इतना साइंस डेवलप नहीं था, इतनी इन्वेस्टिगेशन डेवलप नहीं थी, तो उस वजह से कुछ गलत धारणाएं हमारे समाज में बन गई है जो अभी हर बीमारी में हमें ट्रीट करने में और डायग्नोस करने में इफेक्ट करती है। कुछ भ्रांतियां
भ्रांतियाँ हैं मिर्गी के लिए जो हम लोग अक्सर समाज में देखते हैं। जैसे बहुत कॉमन जो हम लोग देखते हैं भ्रांतियाँ कि ये लोग सोचते हैं कि है ना ये सिर्फ अनुवांशिक ही होती है। ऐसा नहीं है, ये अनुवांशिक बहुत कम परसेंटेज अनुवांशिक का होता है। ऑलमोस्ट लेस देन 10% अनुवांशिक एपिलेप्सीज होती हैं। बाकी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से एपिलेप्सीज होती है। दूसरी जो मिथ है जो हम लोग समाज में देखते हैं कि ये जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट होते हैं वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ऐसा नहीं है। मिर्गी वाले जो पेशेंट्स होते हैं दे लिव देयर लाइफ नॉर्मली, वो भी उनकी आईक्यू भी उतनी ही होती है, इंटेलिजेंसी भी उतनी ही होती है। हमारे पुराने समाज में भी बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सिस थे जिन्होंने, जैसे सॉक्रेट हैं, वो बहुत ही एजुकेटेड पीपल थे जो मतलब पुराने ज़माने में भी एपिलेप्सी चली आई है एंड दे हैव अ नॉर्मल आईक्यू, नॉर्मल इंटेलिजेंसी है, बस इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। तो सबसे पहली भ्रांति दूसरी भ्रांति जो आपको तोड़नी है कि एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स में दिमागी रूप से कमजोर होते हैं। दूसरा, कई बार पेशेंट्स को जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हम लोग आम तौर पे उनको मंदिर ले जाते हैं। उनको लगता है कि है ना ये देवी देवताओं का प्रकोप है, वो उन मंदिर में ले जाते हैं और उस पीरियड में 2 या 3 मिनट के जो मिर्गी के दौरे होते हैं वहां पे ले जाके शांत हो जाते हैं। तो उनको भावनाएं और उनकी स्पष्ट हो जाती है कि ये ना मंदिर में आके ठीक हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उन मिर्गी वाले पेशेंट्स में कोई भी देवी देवताओं का प्रकोप नहीं होता। ये एक जो मैंने आपको समझाया एबनॉर्मल तरंग दिमाग में बन रही है जो 2 या 3 मिनट बनती है और फिर शांत हो जाती है। कई बार लंबी भी चलती है ये, कई बार आधे घंटे 1-1 घंटे हमारे पास में पेशेंट्स लगातार मिर्गी के दौरे के आते हैं जो जानलेवा भी होती है कई परसेंटेज के अंदर हम लोग देखते हैं। तो ये मंदिर या फिर ना देवी देवताओं का प्रकोप ना मान के, अपने पूर्वजों का प्रकोप ना मान के इसका ट्रीटमेंट लेना, इलाज करवाना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मिर्गी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसको पहचाने कैसे, ये बताएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिर्गी पहचाने कैसे, क्योंकि इसके इतने सिम्टम्स हैं जो बहुत वाइड हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको मुख्य रूप से जो इनके सिम्टम्स होते हैं, जो आप समाज में थोड़े बहुत आपको पता भी होंगे, थोड़ी बहुत समझ भी होगी, लेकिन मुख्य जो सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास में ओपीडीज़ में, कैजुअल्टीज़ में पेशेंट आते हैं, उसके अंदर आता है कि पेशेंट अचानक से कुछ काम करते करते या चलते चलते अचानक से ज़मीन पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको कोई सुध बुध नहीं रहती, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है, मुंह में से झाग निकलने लगते हैं, दांत बंद हो जाते हैं, हाथ पैर कड़क हो जाते हैं और हाथ पैरों में झटके आने लगते हैं। और उसी के साथ में पेशेंट की कई बार सांस रुकने की, हमें लगता है कि पेशेंट की सांस रुक गई है, कई बार कपड़ों के अंदर पेशाब निकल जाता है, कई बार यूरिनेशन कपड़ों के अंदर वो कर देते हैं। तो ये एक मेजर चंक है एपिलेप्सी का जो हम लोग मेजर सिम्टम्स के साथ में आते हैं, जिसको हम लोग टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सिस बोलते हैं। बाकी कई बार हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास में मेरे को सिर्फ हाथ में झंझनाहट होती है और ये लगातार होती है और ये इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो ये भी एक एपिलेप्सी का पार्ट हो सकता है। तो दूसरे जो सिम्टम्स आते हैं, कई बार पेशेंट्स को एकदम से हाथ पैर कड़क होते हैं, एक तरफ के या दोनों तरफ के हाथ पैर, थोड़ा सा चेहरे पे झंझनाहट महसूस होती है, थोड़ा सा चेहरा में कंपन महसूस होती है और पेशेंट को लगातार गर्दन मुड़ के झटके आने लगते हैं। दूसरे सिम्टम्स के अंदर कई बार पेशेंट सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल हैंड मूवमेंट्स करता है, हाथ सिर्फ ऐसे करता है, कुछ टंग मूवमेंट्स एबनॉर्मल करता है, थोड़ा सा लिप स्मैकिंग करता है। तो ये सारे एपिलेप्सीज के सिम्टम्स हैं। कई बार पेशेंट्स बात करते करते एबनॉर्मल बात करने लगता है, जैसे जिस कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे शब्दों का उपयोग, गलत या सही शब्दों का उपयोग करने लगता है। अचानक से उसको बात करते करते मेमोरी डेफिशिट होती है, कई बार बात करते हुए उसको एक स्टेप वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि है ना सामने वाले से हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो ये भी कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो दूसरे टाइप होता है, ये जो सिम्टम्स हो सकते हैं। मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले जो डायग्नोसिस का क्राइटेरिया हमारा रहता है वो रहता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। सबसे पहले इत्मीनान से हमें उनकी बचपन की जो कहानी है कि उनको बचपन में वो नॉर्मल पैदा हुए थे, सीजेरियन से पैदा हुए थे, बचपन के अंदर कोई हाइपोक्सिया हुआ था, कोई इन्फेक्शन हुआ था, वो स्टोरी हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके बचपन में छिपी रहती हैं। तो क्लिनिकल पिक्चर जानना हमें ज़रूरी होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। फिर क्लिनिकल हिस्ट्री जानने के बाद में फिर हमारी जो मदद करती हैं वो करती हैं इन्वेस्टिगेशंस मदद। इन्वेस्टिगेशन जो मदद करती हैं उसके अंदर अभी जो बहुत ही साइंस डेवलप हो रही है, मशीनें बहुत अच्छी आ गई हैं, तो हम लोगों
सबसे पहले करते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एक मशीन होती है जिसमें हम लोग ब्रेन के अंदर की जो तरंगे हैं वो उत्पन्न जो हो रही है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ECG तो आजकल सब लोग आम लोग समझते हैं कि ECG से हार्ट की तरंग हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही ब्रेन की जो तरंगे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग EEG करते हैं। और EEG के अंदर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को कोई बदलाव है, पेशेंट को कुछ एबनॉर्मल चीज़ हमें दिखाई दे रही है, कुछ आईडीज दिखाई दे रही हैं, या फिर कुछ उसके अंदर कुछ स्लोइंग चल रही है। तो वो सब बदलाव हम जब नोटिस करते हैं तो वो हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है कि दिमाग के किस हिस्से से वो एबनॉर्मल तरंग उत्पन्न हो रही है, या फिर एपिलेप्सी का कौन से टाइप से हम लोग डील कर रहे हैं। डॉक्टर, क्या मिर्गी का उपचार उपलब्ध है? अभी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी बहुत ही सिंपल है। मिर्गी का उपचार तो पिछले 50 साल से चल ही रहा है, 50-60 साल से दवाइयाँ मार्केट के अंदर आती हैं, न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई मेडिकेशंस ला रहे हैं मार्केट के अंदर जिनके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे पुरानी जो मिर्गी की दवाइयाँ आती थी दे वर इफेक्टिव, बट some sort of side effects we used to face in the OPD। बहुत सारे लंबे यूज़ करने पे कई बार बोन की कमज़ोरी होती थी, कई बार गम हाइपरट्रॉफी होती थी पेशेंट्स को, कई बार दाढ़ी या बाल उग जाता था, फीमेल्स के लिए तो बड़ा इश्यूज़ रहता था। तो वो जो मेडिकेशंस थी पुराने ज़माने में अभी विद टाइम डेवलप हो रही हैं। अभी न्यूअर मॉडलिटीज़ आ गई हैं, न्यू मेडिकेशन स्टार्ट हुई है मार्केट के अंदर जिनके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर किसी को ब्रेन के अंदर ट्यूमर है या TB की गांठ है, तो अगर ट्यूमर इतना है कि वो बार बार सीजर क्रिएट कर रहा है तो उसे हमें निकालना पड़ता है, तो हम लोग न्यूरोसर्जन की मदद लेते हैं और उसकी सर्जरी करवा के ट्यूमर एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं एंड पेशेंट को सीजर फ्री लाइफ मिलती है। कई बार दिमागी बुखार है तो पहले हम लोग दिमागी बुखार को ट्रीट करते हैं, दिमागी बुखार किस कारण से हुआ है। अगर वायरल इन्फेक्शन से हुआ है तो हम लोग एंटीवायरल देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, इन्फ्लेमेशंस कम करते हैं। अगर TB की वजह से है तो TB की दवाइयाँ साथ में देते हैं। तो जो भी उसका कारण है सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे सोडियम की कमी की वजह से अक्सर ओल्ड एज के अंदर हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देते हैं। कई बार ओल्ड एज के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, उसकी वजह से सीजर आते हैं, तो सीजर हम लोग सोडियम को करेक्ट करते हैं, सीजर स्टॉप हो जाते हैं। तो फॉर द ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका कारण जानना और वी ट्रीट अकॉर्डिंगली टू द रीजंस। कई बार अभी मॉडलिटीज़ कई बार पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मेडिकेशन से आराम नहीं आ रहा है, या फिर ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी जिनको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग डायग्नोस करते हैं कि हमने MRI करवाई और उसके अंदर सपोज हमें लगा कि ये नस कमज़ोर है या फिर इस नस से दिमाग के इस हिस्से से एबनॉर्मल तरंग उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग उसकी सर्जरी करवा के उस एबनॉर्मल हिस्से को, उस दिमाग के एबनॉर्मल टुकड़े को निकलवा देते हैं और पेशेंट बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करता है। बहुत बार तो मेडिकेशंस विद टाइम कम हो जाती हैं और 2 या 3 साल के अंदर वो मेडिकेशन स्टॉप हो जाती है। बाकी अभी नॉन इन्वेजिव या फिर इन्वेजिव ऑप्शंस भी हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे साइंस डेवलप कर रही है। वैगल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं जिसके अंदर हम लोग एपिलेप्सीज का जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो वैगल नर्व स्टिमुलेशन से डिक्रीज हो जाती है। कई बार ट्रांस क्रैनियल मैग्नेटिक हम लोगों को स्टिमुलेशन देनी पड़ती है जो एपिलेप्सी कंट्रोल में मदद करती है। फिर जो एडजुवेंट थेरेपीज़ के रूप में हम लोग काम में लेते हैं वो आती है डाइटरी मॉडिफिकेशन। जैसे कि अब हम लोग जो स्टडीज़ कर रहे हैं मेडिकेशंस के साथ में और क्या कर सकते हैं, तो एक कीटोजेनिक डाइट का बहुत अच्छा रोल अभी हम लोगों के सामने देखना आया है। जो कीटोजेनिक डाइट होती है वो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं एंड वी हैव सीन कि इट हैज़ डिक्रीज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एपिलेप्सीज। अब कीटोजेनिक डाइट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग हाई प्रोटीन रखते हैं, हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन रखते हैं, हाई फैट रखते हैं और लो कार्बोहाइड्रेट रखते हैं। तो जब भी आपको एपिलेप्सीज है तो यू कैन टेक एन कीटोजेनिक डाइट, इट विल हेल्प टू मॉडिफाई, आपका एपिलेप्सी कंट्रोल करने में मदद करेगी, बट इट शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ डाइटिशियन, क्योंकि इन डाइट्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी देखने को मिलते हैं अगर ये अप्रोप्रिएट डोज में या फिर मॉनिटरिंग के साथ में ये ना ली जाए। तो ट्रीटमेंट को मैं अगर समअप करना चाहूँगा तो सबसे पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में फोकस करते हैं, दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को कि वो पेशेंट हाउ ही या शी रेस्पॉन्ड्स टू द मेडिकेशन। उससे अगर एक सिंगल ड्रग से कंट्रोल हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर डुअल या ट्रिपल थेरेपीज हम लोग काम में लेते हैं। अगर हमें लगता है कि ये पेशेंट को MTS है या फिर कोई नस कमज़ोर है तो उसका हम लोग ऑपरेशन लेटरलाइजेशन
लोकलाइजेशन करवा के, लोकलाइजेशन करके उसका ऑपरेशन करवा देते हैं। बाकी एडजुवेंट थेरेपीज के अंदर वैगल नर्व स्टिमुलेशन या कीटोजेनिक डाइट वी यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। मिर्गी के मरीज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखभाल के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की मेडिकेशन रेगुलर होनी चाहिए। एक भी दिन या एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट हम लोग एम्फेसाइज यही करते हैं कि पेशेंट की जो डोज है मेडिकेशन की, वो अगर डेली सेम टाइम पे अगर जाए तो पेशेंट को ज़्यादा फायदा होता है और उस मेडिकेशन का अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी जो भी अटेंडेंट या केयर टेकर या फिर फैमिली मेंबर्स उनका ध्यान रख रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को ये एपिलेप्सी किस कारण की वजह से हो रही है। अगर वो कोई दवाई ऐसी ले रहे थे जिसकी वजह से उनको एपिलेप्सी आई, तो वो वापस से नहीं देनी है। कोई भी नोकीली चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु आसपास नहीं होनी चाहिए, चाकू हुआ, ड्रॉअर, पेनी ड्रॉअर हुई, कि जो उनको इंजरी कर दे। और अगर जब उनको सीजर अगर एपिसोड आ ही गया घर के अंदर, तो कोई भी ऐसी वस्तु मुंह के अंदर ना डालें जिससे उनको इंजरी हो जाए। तो आपको सिर्फ सिंपल ऐसा रखना है कि जब पेशेंट बेहोश हो गया और उसको मिर्गी का दौरा चल रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि उसके दांतों के बीच में उसकी जबान ना आए। बस वो थोड़ा सा उंगली करके, कैसे भी करके वो जबान उसकी बीच में डाल देनी है जिससे वो कटे नहीं। बाकी उसके दांतों के बीच में कोई भी चम्मच या कोई भी सामान नहीं डालना जिससे उसको टूथ की इंजरी हो जाए। तो ये ध्यान रखना, कोई भी उसके हाथ पैर नहीं मसलने हैं, कोई भी हाथ पैर उसको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है। ये हम लोग देखते हैं, इससे इंजरी होने की संभावना ज़्यादा देखी गई है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या आते थे, उनको किस तरीके की एपिलेप्सी आती है, और अगर उनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ गया तो पेशेंट के जो भी आसपास नोकीली चीजें हैं उनको दूर करना है, उनका एयरवे क्लियर करना है और हेल्प के लिए कॉल करना है। और उनको थोड़ा सा लेटरल पोजीशन में रखिए जिससे जो बलगम या थूक जो मुंह के अंदर बन रहा है वो फेफड़ों के अंदर ना जाए और पेशेंट को एस्पिरेशन ना हो। तो ये चीज़ें रखनी है। और साथ में दूसरी मेडिकेशंस जो हम लोग बताते हैं, कई बार नेज़ल स्प्रे हम लोग पेशेंट को देते हैं कि है ना, अगर किसी को लंबा सीजर एपिसोड चल रहा है तो वो नेज़ल स्प्रे जो डॉक्टर ने मेडिकेशन आपको दी है वो दे दीजिए। उससे आपका जो एपिसोड चल रहा है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट जल्दी होश में आ जाएगा। डॉक्टर, क्या टेंशन और स्ट्रेस में एपिलेप्सी हो सकती है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इस डिस्कशन के अंदर कि ये आजकल की जो हमारे समाज के अंदर स्ट्रेस से हम हर चीज़ रिलेट कर देते हैं, स्ट्रेस और टेंशन से। तो मैं ये मिथ दूर करना चाहूँगा कि जो एपिलेप्सीज होती हैं, ट्रू एपिलेप्सीज जो होती हैं, वो स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, एक मिमिकल ज़रूर होता है जो हम लोग सीजर के साथ में हम लोग मानते हैं, वो हम लोग सूडो सीजर बोलते हैं। तो वो एक स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से वैसे ही मिलते जुलते सिम्टम्स पेशेंट को हम लोग समाज अक्सर देखता है कि पेशेंट को यही सिम्टम्स, कभी भी पेशेंट को घर के अंदर स्ट्रेस हुआ और पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही क्लोज डिफरेंशियल है जिसको हम लोग सूडो सीजर बोलते हैं या फिर कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। तो वो एपिसोड्स जो होते हैं वो स्ट्रेस या एंजाइटी से हम लोग अमूमन मानते हैं। लेकिन ट्रू सीजर अगर हम लोग एपिलेप्सी की बात करें तो इसका स्ट्रेस या एंजाइटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन एक चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि ये जो एपिलेप्सीज होती है इसके अंदर एक कारण रहता है इंसान का कम सोना या फिर दवाइयां रेगुलरली ना लेना। तो अवसाद या स्ट्रेस के टाइम पे पेशेंट कम सोता है, तो उसकी वजह से, कम सोने की वजह से पेशेंट को एपिलेप्सी या मेडिकेशन ना लेने की वजह से उसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ने की निश्चित संभावनाएं रहती हैं। क्या एपिलेप्सी के लिए जिंदगी भर दवाइयां या इलाज लेना पड़ता है? पेशेंट को जिंदगी भर मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है, या फिर पेशेंट को किस तरीके की एपिलेप्सी है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस उस पर डिपेंड करते हैं। अमूमन जो हम लोग मानते हैं पेशेंट्स को, जो 60 to 70% एपिलेप्सीज होती हैं, वो हम लोग मेडिकेशंस 2 साल या 2.5 साल या 3 साल के करीबन हम लोग मेडिकेशन देते हैं एंड दे यूजुअली रिजॉल्व्स इन दैट ड्यूरेशन। वो आराम आ जाता है पेशेंट को, फिर हम लोग टेपर ऑफ करते हैं मेडिकेशन और मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं उनको रिलैप्स ऑफ एपिलेप्सी या सीजर एपिसोड नहीं होता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ना पेशेंट को ज़िंदगी भर मेडिकेशन लेनी पड़े। लेकिन हाँ, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स को ज़िंदगी भर एपिलेप्सीज की मेडिकेशन लेनी पड़ती है। जैसे किसी को लकवा आया
आया, दिमाग के अंदर एक नस परमानेंट कमजोर हो गई जो ऑपरेशन से भी नहीं निकाली जा सकती, तो उस केसेस के अंदर हम लोग कई बार ट्रायल देते हैं मेडिकेशन टेपर ऑफ करने का, कम करने का, लेकिन जब रिपीटेड एपिसोड्स आते हैं पेशेंट को तो उस कारण की वजह से हम लोग रेगुलर मेडिकेशन लंबी उनको देते हैं और कई बार सालों साल चलती हैं। या फिर पेशेंट की इस ऐसी जगह नस कमजोर है जहां पर ऑपरेशन करके उसको नहीं निकाला जा सकता, या फिर निकालने की रिस्क, लाइफ डेथ रेशो जो रिस्क हम लोग जो देते हैं वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारी कई बार मेडिकेशंस लाइफ लॉन्ग देते हैं। लेकिन ऐसा अमूमन सब लोगों में नहीं होता, सब पेशेंट्स में नहीं होता। यूजुअली जो हम लोग ड्यूरेशन मानते हैं वो 2 से 3 साल के करीबन होता है। पेशेंट को 2 या 3 साल के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाता है एंड पेशेंट रेस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू द एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। एपिलेप्सीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो हम लोगों की तरह जिनको मिर्गी के दौरे नहीं आते उस तरीके के ही पेशेंट्स होते हैं, उस तरीके के ही इंसान होते हैं। उनके अंदर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होता है। हाँ, उनको कुछ चीज़ों के लिए हम लोग प्रतिबंध करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए उनको मना करते हैं, वो भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। अब वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे कई बार हम लोग ड्राइविंग के लिए मना करते हैं कि 3 to 6 मंथ्स, जिसको एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है तो 3 से 6 महीने के करीबन आप गाड़ी ना चलाइए, आप ट्रक ड्राइवर हैं तो हम उनको मना करते हैं कि है ना आप ये गाड़ी ना चलाइए क्योंकि आपके पीछे कई जिंदगियां जुड़ी रहती हैं। या फिर अगर आप कोई हैवी फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, कुछ नोकीली मशीन के पास में काम करते हैं, तो वो रिस्की जो जॉब्स होते हैं उनके लिए हम उनको बोलते हैं कि एटलीस्ट फॉर 3 to 6 मंथ्स आप उनको अवॉइड कीजिए, उनसे दूर रहिए। और अगर वो आप काम करते हैं तो अंडर द गाइडेंस करिए, अंडर द सुपरविजन कीजिए, लेकिन पूरी तरीके से वो मना नहीं होते। 6 मंथ्स बाद में अगर वो मेडिकेशंस रेगुलरली ले रहे हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको कोई भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा है, तो वो रेगुलर मेडिकेशन ले सकते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल आराम से जी सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर आपसे, इस एपिलेप्सी डे पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि ये एक सिर्फ मानसिक रोग है और इसको रोग की तरह देखें। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका उपचार अवेलेबल है। तो अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बनाएं और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लें और एपिलेप्सी मिर्गी मुक्त समाज बनाएं। और इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी ऑल डॉक्टर्स आर विद यू। थैंक यू डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।